हेलो, मैं कैलाश चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका केस क्लासेस के अंदर। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज प्रोग्रामर और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए, सूचना सहायक के लिए। तो अपन ने इसके अंदर क्या पढ़ लिया है कि अपन ने सी की सीरीज स्टार्ट की थी। सी के अंदर अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था। अपन ने देखा था कि सबसे पहले हिस्ट्री देखी थी कि हिस्ट्री क्या है सी लैंग्वेज की। तो आपको पता है कि सी लैंग्वेज के फादर कौन है? डेनिस रीची। सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी? 1972 के अंदर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि सोर्स कोड एग्जीक्यूशन कोड में कैसे कन्वर्ट होता है, कंपाइलर का क्या काम होता है, कैसे अपने द्वारा लिखा गया कोड है वो कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कैसे लाइब्रेरी फंक्शन से अपन उसको इंक्लूड करते हैं अपने कोड के साथ में, और कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है जिस पे क्लिक करके अपन सॉफ्टवेयर को रन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा था कि टोकन, सी के अंदर टोकन्स कितने हैं। तो सी के अंदर बेसिकली जो टोकन्स है वो छह तरह के हैं। उसके अंदर से अपन ने एक डिस्कस किया था कीवर्ड। तो कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है? जिसका मीनिंग पहले से किसको पता होता है? कंपाइलर को पता होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, और जिनका कंपाइलर को मीनिंग नहीं पता होता है उन्हें अपन कहते हैं आइडेंटिफायर। कीवर्ड कितने होते हैं? सी के अंदर कीवर्ड होते हैं 32। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे इन टाइप का डेटा टाइप लिखा, उसके बाद में मैंने यहाँ पे ए लिखा, उसके बाद में मैंने इसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो ये ए क्या है? ये वेरिएबल है जिसके अंदर कितनी स्टोर हो रही है? वैल्यू 10 स्टोर हो रही है। तो ये क्या है? आइडेंटिफायर हो गया। तो इससे अपन ने देखा था कि ए की वैल्यू है, ए है वो आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर के अपने नियम पढ़े थे कि आइडेंटिफायर की लेंथ वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 31 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफायर का नाम है वो स्टार्ट होता है किससे? अंडर स्कोर से हो सकता है। कभी भी आइडेंटिफायर है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, बट आइडेंटिफायर के बीच में नंबर आ सकते हैं। आइडेंटिफायर के अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आता है। ठीक है, ये चीजें पढ़ी थी अपन ने आइडेंटिफायर के बाद। और उसके आइडेंटिफायर के बाद में अपन ने पढ़ा था कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर अपन ने पढ़ी थी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को किस में लिखते हैं? डबल कोटेड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग के अलावा अपन ने पढ़ी थी सिंगल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट के अपन ने देखा था कि सिंगल कोटेड के अंदर लिखते थे ए, जिसका मीनिंग ए नहीं होकर क्या देता था? ये अपनी एस का वैल्यू देता था। उसके अलावा अपन ने पढ़े थे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। उससे पहले अपन ने पढ़े थे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, और ऑक्टल नंबर क्या होते हैं। इनके फॉर्मेट स्पेसिफाइड आपको याद होंगे। ठीक है, इन चीजों को मैंने प्रोग्राम के साथ आपको इजीली एक्सप्लेन किया था कि कैसे अपन ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सब चीजों के साथ एक सीक्वेंस बन रही होगी। और आज अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है? अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा विथ प्रोग्राम के साथ। ठीक है, वेरिएबल सी के अंदर किन किन चीजों को वेरिएबल बोल सकते हैं? क्या लोकल और ग्लोबल दो ही कोई वेरिएबल बोलते हैं? और भी कोई वेरिएबल हो सकता है? जी हाँ, और भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन आज पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। ठीक है, बेसिकली जो वेरिएबल है वो दो ही होते हैं, एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, बाकी जो वेरिएबल है वो इनको मॉडिफाई करके ही बनाया गया है। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं वेरिएबल के बारे में। अब देखो वेरिएबल की डेफिनेशन क्या कहती है कि वेरिएबल क्या होते हैं। पहले मैं एक बार आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं कि ए वेरिएबल इज ए डेटा नेम। ए वेरिएबल इज ए डेटा नेम that may be used to store data type value, unlike constant that remains unchanged during the execution of program। ठीक है, यहां से आप क्या समझे कि जो वेरिएबल है वो डाटा टाइप के नेम को स्टार्ट करता है। ठीक है, ए वेरिएबल डेटा नेम दैट में बी यूज टू स्टोर ए डेटा टाइप वैल्यू। ठीक है, डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है, और जो अपन एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोग्राम का उस समय इसको अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय अपन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको चेंज नहीं कर सकते, बट कि वेरिएबल को अपन चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटीजर, इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए इक्वल्स टू मैंने
10 दे दिया, तो ये तो मैंने वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी। अब ये वैल्यू है जो अपनी मेमोरी के अंदर कैसे सेव होएगी, लाइक ये अपने कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे 4 अलग-अलग डब्बे बने हुए हैं। अब यहाँ पर अलग 10 वैल्यू स्टोर हुई है, इसका एड्रेस कितना होगा, 100 होगा, इसका मानो कि 200 होगा। तो जैसे ही अपन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में अपने आप एलोकेट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में बिठा के रखना ताकि आप एक ओवरव्यू बना सके कि वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल स्टोर कैसे होता है, ठीक है। वेरिएबल, उसके बाद में देखो कि ए वेरिएबल में भी टेक डिफरेंट वैल्यू एट ए डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अगर अपन वेरिएबल के अंदर जरूरी नहीं है कि ये एक ही वैल्यू रखें, अपन जब प्रोग्राम रन करते हैं तो उस समय वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को घटा सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल अलग अलग समय पर अलग अलग मान ले सकते हैं। ए वेरिएबल नेम कैन बी चूजन बाय द प्रोग्रामर। क्या वेरिएबल का नेम पहले से कंपाइलर को पता होता है? नहीं, वेरिएबल का नाम तो किसके द्वारा दिया जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा दिया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन बन सकता है आपके इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के अंदर, और हो सकता है कि वेरिएबल से क्वेश्चन आपको मिले। अब देखो, एक वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक नाम है, ठीक है। इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसकी वैल्यू बदली जा सकती है और इसे कई बार पुनः उपयोग में किया जा सकता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि वेरिएबल है जो मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है, ठीक है। अब वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या होता है, देखो सिंटेक्स देखो वेरिएबल का मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिंटेक्स के अंदर कि टाइप होगा, टाइप के बाद में वेरिएबल की लिस्ट होगी। अब ये टाइप क्या है, टाइप का मतलब है डेटा टाइप, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है इंटीजर टाइप, क्या है, डेटा टाइप है। नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप पे बनाऊंगा विथ एग्जाम्पल के साथ। डेटा टाइप का कोई भी कंसेप्ट आपसे नहीं छूटेगा और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डेटा टाइप के भी। ये मैंने ए डिक्लेयर किया है, ये मेरा क्या है, ये मेरा वेरिएबल है। फ्लोट टाइप का बी लिया है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है। सी कैरेक्टर टाइप का लिया है, ये मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड द वैल्यू व्हाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। जैसे ही अपन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लाइक मैंने इंटीजर टाइप का के लिया और मैंने इसको 10 से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये क्या हो गया, वैल्यू और इनिशियलाइज हो गया मेरा वेरिएबल, ठीक है। तो आगे इस चीज को समझाया गया है कि वेरिएबल को है जो इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप के बाद में वेरिएबल का नाम और उसके बाद में वेरिएबल की अपन वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया, इंटीजर लिया, वेरिएबल का नाम मैंने ए लिया और उसको मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया, 1 से इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा डेटा टाइप मैंने फ्लोट लिया और वेरिएबल का नाम क्या लिया मैंने, इस बार बी लिया। और फ्लोट वैल्यू क्या होती है, पॉइंट के अंदर होती है, कांस्टेंट के अंदर अपन ने इस चीज को जाना था, ठीक है। उसके बाद में मैंने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया, उसका वेरिएबल का नाम क्या रखा मैंने, सी रखा, और उसको मैंने इनिशियलाइज किससे कर दिया, कैपिटल ए से कर दिया। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि कैपिटल ए की अस्काई वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज थी बेसिकली कि अपन वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ये चीजें आपकी बार बार काम में आने वाली है, इन चीजों को आप परमानेंट स्टोर कर लेना कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक बार और देख लेना, और वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप लिखोगे, जिस तरह की आपको डेटा लेना है, मतलब आप किस तरह का डेटा लेना चाहते हो, आप डेसिमल डेटा लेना चाहते हो तो आप इंटीजर यूज करो। आप अगर फ्लोट टाइप का डेटा लेना अगर आप पॉइंट वाला डेटा लेना चाहते हो तो आप फ्लोट को यूज करो, अगर आप कोई स्ट्रिंग लेना चाहते हो तो आप कैरेक्टर यूज करो, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। फिर इनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इनको इनिशियलाइज करने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आप दिमाग में बिठाना, जैसे अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले अपन मेन फंक्शन के बाद में वेरिएबल ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं रूल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रूल होते हैं। ए वेरिएबल कैन हैव ए अल्फाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर, ठीक है, पहली लाइन ये। दूसरी लाइन का क्या कहती है कि वेरिएबल का नाम है वो स्टार्ट हो सकता है अल्फाबेट से और अंडरस्कोर से, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो सकता किसी डिजिट से। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा कि इंटीजर टाइप का मैं क्या लेता हूँ, 2 CACHE, 2 केस लेता हूँ। तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि अपन वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। बट एक चीज आप याद रखना कि अगर आप किसी डेटा टाइप के बाद में पहला लेटर है वो किसी अल्फाबेट का है, उसके बाद में आप नंबर ले रहे हो, तो ये आपका डिक्लेरेशन बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप नंबर से ही स्टार्ट कर रहे हो तो वो डिक्लेरेशन आपका इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज होती है, क्या व्हाइट स्पेस अलाउ होता है? जी बिल्कुल नहीं। अपन किसी भी अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लाइक इंटीजर ए, उसके बाद में स्पेस दे देता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ बी, तो ये भी क्या हो गया, इनवैलिड डेटा टाइप हो गया, सॉरी इनवैलिड वेरिएबल हो गया। क्योंकि डेटा टाइप के बाद में तो स्पेस देते हैं, यहाँ पर तो स्पेस देंगे, बट अपन वेरिएबल के नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं देंगे। ठीक है। तीसरी चीज आती है कि वेरिएबल नेम मस्ट नोट बी एनी रिजर्व कीवर्ड लाइक इंटीजर फ्लोट ईटीसी। ठीक है, मैंने लिखा इंटीजर, उसके बाद में मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया केर, तो ये मेरा क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। जितने भी 32 कीवर्ड है इनको आप इनिशियलाइज मतलब वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, वेरिएबल का नाम रिजर्व कीवर्ड नहीं दे सकते, क्योंकि फिर तो कंपाइलर दोनों को ही डेटा टाइप समझ लेगा और अपन को कोई आउटपुट नहीं शो होगा और कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक से नियम थे। वेरिएबल की लेंथ भी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वेरिएबल की लेंथ भी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वेरिएबल की लेंथ 31 ही हो सकती है, 31 से ज्यादा की लेंथ नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखो अपन देखते हैं कि कौन से रूल वैलिड है और कौन से इनवैलिड है। आपके लिए मैं एक टेबल बना के लाया हूं जिससे आप इजीली समझ सको कि कौन सा डेटा टाइप वैलिड है और कौन सा नहीं है। जैसे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया यहाँ पे, सपोज कीजिए कैरेक्टर, तो क्या मैं किसी डेटा टाइप का नाम किसी डेटा टाइप के बाद में वेरिएबल का नाम किसी कीवर्ड से दे सकता हूँ? नहीं, अपन नहीं दे सकते, क्योंकि अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि कोई भी कैरेक्टर होता है, सॉरी कोई भी जो कीवर्ड होता है वो अपना वेरिएबल का नाम कभी नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद में मैंने लिख दिया प्राइस डॉलर। क्या अपन वेरिएबल के नाम में स्पेशल सिंबल को यूज कर सकते हैं? जी नहीं, अपन स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते। तीसरी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कैलाश स्पेस निवाज। ठीक है। अब क्या यहाँ पर व्हाइट स्पेस अलाउ है वेरिएबल के नाम के अंदर? नहीं, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा था कि वेरिएबल के नाम के बीच में अपन स्पेस नहीं दे सकते। डेटा टाइप और वेरिएबल के बीच में स्पेस जरूर आता है, लेकिन वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा के अंडरस्कोर केस, क्या ये वैलिड है? जी हाँ, ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अपन अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को अपन शुरू में भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को अपन बीच मिडिल में भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को अपन लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बिल्कुल सही है। उसके बाद में अपन ने देखा कि के टू केस लिख रखा है मैंने यहाँ पे, तो क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल का नाम है वो अपन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल का नाम है वो बीच के अंदर अपन नंबर दे सकते हैं, लास्ट के अंदर अपन नंबर दे सकते हैं। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको एक ओवरव्यू बना रहे कि कौन से डेटा टाइप वैलिड है और कौन से वेरिएबल का टाइप वैलिड है डिक्लेयर करने का और कौन सा नहीं है। ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतनी चीज आपको वेरिएबल की क्लियर हो गई होगी और आपको अभी के अभी याद भी हो गई होगी। ठीक है। सी लैंग्वेज का एक धीरे धीरे थोड़ा सा ओवरव्यू आपके दिमाग पे बनता जा रहा होगा। अब देखो अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की। तो वैसे वेरिएबल्स के टाइप को डिफाइन किया गया है सी के अंदर दो तरह के। ठीक है। एक लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका स्कोप किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर होता है, वो लोकल वेरिएबल होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं मेरे भाई, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसका स्कोप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हो, उसका मतलब स्कोप सारी जगह हो। ग्लोबल का मतलब विश्व भर होता है, वैसे ही इस वेरिएबल का स्कोप भी पूरे प्रोग्राम के अंदर होता है। उसके बाद में स्टैटिक वेरिएबल देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिक वेरिएबल देखते हैं। ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल ही होता है एज ए, लेकिन अब तो अपन थोड़ा सा इसको अलग से और जान लेते हैं, क्योंकि आगे अपन जब ऑटो क्लास पढ़ेंगे तभी इसी को यूज करेंगे। एक्सटर्नल वेरिएबल का भी थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्यों आगे अपन जब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तब थोड़ा बहुत
इसको और पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू अपन इसी लेक्चर के अंदर इसका लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जिनका स्कोप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर टाइप का a इक्वल्स टू 10, तो इसका स्कोप है वो इतने से ब्लॉक के अंदर ही है। यहाँ पर अगर मैं कोई फंक्शन प्रिंट टाइप कराना चाहूंगा तो वो तो वैल्यू प्रिंट करेगा, लेकिन मैं जैसे ही किसी ब्लॉक के बाहर, इस ब्लॉक के बाहर में अगर प्रिंट टाइप फंक्शन लिखूंगा तो वो प्रिंटफ फंक्शन है वो अपन को वैल्यू नहीं देगा और अपन को क्या मिल जाएगी, एरर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि एक लोकल वेरिएबल एक प्रकार का वेरिएबल है जिसे हम ग्लोबल वेरिएबल के विपरीत किसी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर घोषित करते हैं। इस प्रकार हमें दिए गए ब्लॉक की शुरुआत में सी एक लोकल वेरिएबल भी घोषित करना होगा। प्रोग्राम में उपयोग करने से पहले एक उपयोगकर्ता को इस लोकल वेरिएबल को एक कोड में इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स देखते हैं कि लोकल वेरिएबल का सिंटेक्स क्या होता है। वॉइड मेन फंक्शन लिखा हुआ होता है, उसके बाद में अपने इंटीजर टाइप का एक, ये इंटीजर ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, आइडेंटिफायर है। इक्वल्स टू मैंने इसको 10 से इनिशियलाइज कर रखा है, जो मैंने वेरिएबल बताया था वो ही है, बस इसको नाम दे दिया गया है लोकल वेरिएबल। और इसका स्कोप कितना है, बस इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका स्कोप है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोकल वेरिएबल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोकल वेरिएबल को मैं एक आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि किसी किसी कंपटीशन में इसका जो क्वेश्चन है वो इसके स्कोप से भी पूछा जाता है और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के कोड से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अपन इसका एग्जांपल देखते हैं लोकल वेरिएबल का। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन लिया, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है वो कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, उसका मेन से होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया। कमेंट सी के अंदर कैसे देते हैं, इस तरह से देते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है, जिनको कंपाइलर रीड नहीं करता है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप याद रखना कि सी के अंदर अपन कमेंट कैसे देते हैं, कमेंट देते हैं इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का मैंने नाम दिया ए, ठीक है, उसको मैंने 10 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। दूसरा मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का बी, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया किससे, 20 से। उसके बाद मैंने तीसरा एक वेरिएबल लिया सी और उसको, उसके अंदर मैंने दो वैल्यू को स्टोर करा दिया, ए और बी को। अब मैंने प्रिंटफ फंक्शन दिया, प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मैंने परसेंट डी कराया क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए वो डेसिमल नंबर के अंदर चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मैंने सी को यहाँ पे प्रिंट कराया। तो जो सी है, सी के अंदर अब देखो क्या स्टोर हो गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। और अब सी के अंदर जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा। ये जो मेरा डिक्लेरेशन है, यही मेरा क्या है, लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है। किसका डिक्लेरेशन है, ये लोकल वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, ठीक है। और मैंने सी को यहाँ पे प्रिंट कराया, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो मेरे को क्या मिल जाता है, मेरे को आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है 30, ठीक है। ये लोकल वेरिएबल की डेफिनेशन है। लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करके मैंने आपको दिखाया है। इस कोड को आप अपने टर्बो सी में चला लीजिए तो आपको भी आंसर है वो 30 ही मिले, 30 ही मिलेगा, सॉरी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं लोकल वेरिएबल का, सॉरी ये तो वही एग्जांपल है। उसके बाद में अपन देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह वेरिएबल जिसको अपन किसी कोड के बाहर डिक्लेयर कर देते हैं। अपन यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया लाइक यहाँ पे, ठीक है। मैंने इंटीजर टाइप का ग्लोबल वेरिएबल लिया है, वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है। तो अब ये कोड से बाहर डिक्लेयर है, लेकिन अपन इसको एक्सेस कहाँ कर सकते हैं, इसको अपन यूज कर सकते हैं कहाँ, किसी कोड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल वेरिएबल आर डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन यूजुअली ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। अपन हेडर फाइल के पहले ही इसको, हेडर फाइल के जस्ट नीचे इसको अपन डिक्लेयर कर देते हैं और मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल होल्ड देयर वैल्यूज थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ द योर प्रोग्राम एंड दे कैन बी accessed inside any of the function defined for the program।
एक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी फंक्शन। ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन लोकल वेरिएबल को केवल वही फंक्शन यूज कर सकता है जिसके अंदर लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इट इज ए ग्लोबल वेरिएबल इज अवेलेबल फॉर द थ्रू आउट योर एंटायर प्रोग्राम आफ्टर इज डिक्लेरेशन। ठीक है, द फॉलोइंग प्रोग्राम शो हाउ ग्लोबल वेरिएबल आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। एग्जाम्पल के थ्रू अपन देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर कि ग्लोबल वेरिएबल है उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे उसको रन किया जाता है, कैसे वो अपना काम करता है। ठीक है, ये हेडर फाइल है। अभी मैंने आपको प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं बताया है, जब मैं बताऊंगा तो ये हेडर फाइल वगैरह सबको डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप लिया इंटीजर, और मैंने यहाँ पे जी क्या कर दिया है, ये मेरा ग्लोबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, नीचे लिखता हूँ मेरा मेन फंक्शन। तो मैंने बताया कि हेडर फाइल के तो जस्ट नीचे और मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर अपन ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने मेन फंक्शन किया, कर्ली ब्रेसेस को मैंने यहाँ पे देखो ओपन कर रखा है। उसके बाद में मैंने एक डेटा टाइप इंट लिया और वेरिएबल ए लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू 10 से इसको इनिशियलाइज किया। फिर मैंने दूसरा डेटा टाइप भी इंट लिया और उसके अंदर वैल्यू बी रखी और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 2 से। ठीक है, अब देखो जो डिक्लेयर मैंने यहाँ पे किया था, जो मेरा ग्लोबल वेरिएबल था जी, उसको मैंने यहाँ आउटसाइड ब्लॉक में डिक्लेयर किया था, लेकिन मैं इसको यहाँ एक्सेस कर पा रहा हूँ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अपन ग्लोबल वेरिएबल। अब मैं देखो प्रिंट अप कराता हूँ %d से और वैल्यू प्रिंट कराता हूँ मैं जी की, तो ग्लोबल वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 10 के अंदर ऐड हो जाएगा 12 और 12 इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 22। ठीक है, तो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको अपन ने डिक्लेयर किया किसी ब्लॉक के बाहर। ब्लॉक में किसको बोल रहा हूँ, जहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन हो रहा है और जहाँ एंड हो रहा है उसके बाहर अपन ने इसको डिक्लेयर किया, लेकिन अपन ने इसको एक्सेस कहाँ कर लिया, किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर लिया, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल की फंक्शनलिटी, इसका यूज आपको समझ में आया होगा। इसको अपन ने मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया है, मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन मैं इसको एक्सेस कहाँ कर रहा हूँ, किसी कोड के किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ और ये एक्सेस हो भी रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। जो कोड के बाहर डिक्लेयर हुआ हो लेकिन उसको एक्सेस किया जा रहा हो किसी कोड के अंदर सॉरी, लोकल वेरिएबल के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। अपन ने देखा था कि लोकल वेरिएबल के अंदर अपन किसी कोड पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही उसको एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, आपके लिए मैं एक एग्जांपल और करवा देता हूं ग्लोबल वेरिएबल का, जिससे चीजें आपको थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है, जी रखा है, और उसके अंदर मैंने इसको इनिशियलाइज किया है 250 से। तो पहले क्या होगा कि ग्लोबल वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर मेमोरी एलोकेशन मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल के अंदर कोई भी मेमोरी का ऐसे ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ग्लोबल वेरिएबल है जो जी है जाके स्टोर हो गया, जी की वैल्यू कितनी है 250। ठीक है, उसके बाद में मेन फंक्शन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेमोरी बनती है तो सबसे पहले कौन सा वेरिएबल जाता है, ग्लोबल वेरिएबल जाता है। अब मैं यहाँ पे देखो कि मैंने क्या किया है, एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर सॉरी एक लोकल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जिसका नाम भी मैंने क्या रखा है, जी रखा है। ठीक है, दोनों का नाम क्या है, देखो सेम सेम है, जी इसका है लोकल वेरिएबल का, जी ही ग्लोबल वेरिएबल का है। यहाँ पर मैंने जो ग्लोबल लोकल वेरिएबल है उसको मैंने स्टार्ट किया है 300 से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको स्टार्ट कर रखा है 250 से। इसके बाद में प्रिंटर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो %d और जी को मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास इस बार क्या होता है कि जो आउटपुट आता है वो आता है मेरे पास कौन सा, लोकल वेरिएबल का। ग्लोबल वेरिएबल का आउटपुट शो नहीं होता है जब भी अपन क्या करते हैं, सेम नेम का वेरिएबल लेते हैं, लोकल और ग्लोबल दोनों डिक्लेयर करते हैं, तो अपन को जो आउटपुट मिलता है वो कौन सा मिलता है, लोकल वेरिएबल का मिलता है। क्योंकि पहले जो मेमोरी हो पहले जो एक्सेस होएगा वो कौन सा होएगा, लोकल वेरिएबल होएगा। ठीक है, पहले एक्सेस लोकल वेरिएबल होएगा, इसलिए अपन को आउटपुट लोकल का मिलेगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है, मुझे याद नहीं है कौन से एग्जाम में आया हुआ है, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाया, इस टाइप का क्वेश्चन था, वैल्यू चेंज थी वहां पे। ठीक है,
तो अपन ने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल का नाम दोनों जगह सेम था, लेकिन जो लोकल और ग्लोबल के अंदर डिफरेंस अपन को नजर ये आया कि अपन ने सेम नाम से स्टार्ट किया किसी वेरिएबल को, लेकिन जो आउटपुट प्रिंट होता है वो अपने पास किसका होता है, लोकल वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो पहले स्कोप किसका है, लोकल वेरिएबल का है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर अपन, एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि जैसे मैंने कि लोकल वेरिएबल के अंदर लोकल वेरिएबल के अंदर मैंने सेम नाम से दो चीजें डिक्लेयर कर दी। जैसे इंटीजर टाइप का ए भी मैंने डिक्लेयर कर दिया 10, और इंटीजर टाइप का मैंने एक बार फिर से ए डिक्लेयर कर दिया 12। ठीक है, ये मेरा किसी कोड के अंदर है, तो ये कौन सा होएगा, ये लोकल वेरिएबल होएगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल को मैं एलवी से लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये कोड क्या रन होएगा, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देंगे। ठीक है, अब अगले वाले वेरिएबल को अपन पढ़ते हैं। अगला वेरिएबल कौन सा है, अगला वेरिएबल आता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, जिनको अपन स्टैटिक कीवर्ड से इनिशियलाइज कर देते हैं वो वेरिएबल कौन से होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल होते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को केवल एक बार इनिशियलाइज किया जाता है, कंपाइलर प्रोग्राम के अंत तक वेरिएबल के साथ बना रहता है। स्टैटिक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर या बाहर परिभाषित किया जा सकता है, वह ब्लॉक का स्थानीय है। जो अपना स्टैटिक वेरिएबल है उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। इसका मतलब होता है कि मैंने कहीं अगर इसको डिक्लेयर कर दिया बट इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो मेरी जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मेरा आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, ये होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल। देखो अपन इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें इजीली समझ में आती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अपन सिंटेक्स देखते हैं कि अपन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद में क्या आता है, डेटा टाइप आता है। उसके बाद में वेरिएबल का नाम आता है। उसके बाद में वेरिएबल की वैल्यू आती है जिससे अपन इनिशियलाइज करते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0। क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल लाइक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ईटीसी। उसके बाद में वेरिएबल का नाम क्या होता है, दिस इज द नेम ऑफ वेरिएबल गिवन बाय द यूजर और प्रोग्रामर। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है, वैल्यू, एनी वैल्यू टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0 होती है। इस चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टैटिक डेटा टाइप है उसका बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज क्या है, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किससे होता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किससे होता है, 0 से होता है। कौन सा, स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए अलग अलग दो प्रोग्राम लिखे हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेडर फाइल लिखी है, उसके बाद में मैंने इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है स्टैटिक को। इंटीजर, ये स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है। ए क्या है, वेरिएबल का नाम है। और ये मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है इससे 10 से। ये क्या है, वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है, ये क्या है, इंट क्या है, डेटा टाइप है, जिनको अपन अगले वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, स्टैटिक क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद में मेरा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैंने क्या किया है, प्रिंट एप करवाया है ए को, तो मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। दूसरे एग्जाम्पल को आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हेडर फाइल है, उसके बाद में वॉइड मेन फंक्शन है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो डिक्लेयर किया था वो स्टैटिक वेरिएबल को कहाँ डिक्लेयर किया था, मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा था। इस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी को मैं डिक्लेयर कहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, सॉरी, इसको मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ मेन फंक्शन के नीचे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। तो क्या आउटपुट में कुछ चेंज होगा, नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी आउटपुट कितना था, 10 था, और यहाँ पर भी आउटपुट कितना है, 10 ही है। तो इससे अपन को एक चीज समझ में आती है कि अपन स्टैटिक को एज ए लोकल, एज ए ग्लोबल दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए कि आप स्टैटिक वेरिएबल को लोकल डिक्लेयर कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन दे दे कि आप ग्लोबल डिक्लेयर कर सकते हैं, तीसरा दे दे कि आप ना तो ग्लोबल कर सकते हैं ना लोकल कर सकते हैं, चौथा दे दे कि आपको लोकल और ग्लोबल दोनों कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सी चीजें ज्यादा क्लियर हो गई होगी कि अपन स्टैटिक को क्या कर सकते हैं, लोकल भी कर सकते हैं और ग्लोबल भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगला वाला जो वेरिएबल का टाइप मैंने लिया है वो मैंने लिया है कौन सा, ऑटो वाला। ठीक है, कि ऑटो वेरिएबल क्या होते हैं, वैसे तो सभी वेरिएबल ऑटो वेरिएबल ही होते हैं, जो जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं वो सारे ऑटो वेरिएबल ही होते हैं। सी में सभी वेरिएबल जो ब्लॉक के अंदर घोषित किए जाते हैं, ब्लॉक के अंदर कौन से घोषित किए जाते हैं, ब्लॉक के अंदर लोकल वेरिएबल घोषित किए जाते हैं। डिफॉल्ट रूप से जो ऑटो वेरिएबल है, ऑटो कीवर्ड का उपयोग करके स्पष्ट रूप से एक ऑटो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। बस इसमें कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का लिखा, वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप है, मैंने वेरिएबल का नाम ए लिखा और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया किसी ब्लॉक के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो, ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया इंटीजर, उसके बाद में ए लिखा, उसके बाद में मैंने 10 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, ऑटो वेरिएबल हो गया। चीजें दोनों ये क्या है, सेम है, बस मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि आपके दिमाग में कहीं डाउट ना रहे, आपके दिमाग में कोई शंका ना रहे, इसीलिए मैं इतना डीप से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्टैंडर्ड बुक को अप्रोच करता हूँ, उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ऑटो का देखो सिंटेक्स, देखो यहाँ पे आप, ये मैंने मेन फंक्शन है जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या रखा है, ऑटो कीवर्ड रखा है, उसके बाद में इंटीजर टाइप का ए लिया है, इंटीजर टाइप का बी लिया है, बस दोनों का मीनिंग सेम है, बट इसके आगे अपन ने ऑटो लगा दिया तो ये क्या हो गया, ऑटो वेरिएबल हो गया। बाय डिफॉल्ट सभी वेरिएबल ऑटो ही होते हैं ना, क्योंकि इन ये लोकल वेरिएबल भी है। ठीक है, ये क्या है, लोकल वेरिएबल भी है। अब इनको अपन ने एक अलग से कैटेगरी डिफाइन कर दी कि ये ऑटो वेरिएबल भी है। चलो ये चीजें ज्यादा है पढ़ने के लिए, थोड़ा सा अपन आइडिया ले लेते हैं जिससे कि अपन को चीजें क्या है सीखने में थोड़ा इजी लगे। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट वेरिएबल देखते हैं अपन कौन सा, एक्सटर्नल वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखना थोड़ा सा भूल गया था कि एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी कोड के बाहर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब कोड के जो बाहर लिखे जाते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कौन से वेरिएबल है, ये आपके एक्सटर्नल वेरिएबल है। कौन से हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो हम बाहरी वेरिएबल का उपयोग करके कई सी स्रोत फाइलों में एक वेरिएबल साझा कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा था कि अपन ने एक ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर किया था जी, जो किससे ऊपर था, मेन फंक्शन से ऊपर था। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक कोड लिखा था, कोड के अंदर अपन ने अलग अलग डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किए थे, लाइक जैसे कि यहाँ पे ए किया था, बी किया था, उसके बाद में मैंने क्या किया था, जी किया था, जी के अंदर मैंने ए प्लस बी को स्टोर करवाया था और ये यहाँ पर शेयर किया गया था। ठीक है, शेयरेबल वेरिएबल होता है, उसे अपन एक्सटर्नल वेरिएबल भी कहते हैं। बस नॉर्मल सी डेफिनेशन आप इसकी याद रखना कि एक्सटर्नल नाम का भी वेरिएबल होता है, जो अपना ग्लोबल वेरिएबल होता है उसी को बोल देते हैं, जिसका यूज अपन बार बार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सिंटेक्स देखो कि एक्सटर्नल वेरिएबल का सिंटेक्स कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हेडर फाइल सिंटेक्स देखो, एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करते हैं क्योंकि अपन आगे जब ऑटो क्लासेस पढ़ेंगे ना, ठीक है, स्टोरेज क्लासेस सॉरी, तो उनके अंदर भी एक क्लास आएगी जिसका नाम एक्सटर्नल क्लास होगा। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप है, वेरिएबल का नाम है, इसको इनिशियलाइज कर दिया, ये क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल है, ऑल्सो कॉल्ड इज ग्लोबल वेरिएबल, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, एक्सटर्नल क्या है, कीवर्ड है, इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, ए क्या है, वेरिएबल का नाम है, 10 क्या है, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है अपन ने, किससे, 10 से किया है। फिर अपन ने मेन फंक्शन लिखा जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ करवा दिया %d और ए को, फिर मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। इस कोड को आप चला के लिखना, इस कोड का आउटपुट आपको शो नहीं होएगा, वो चीजें मैं आगे और बताऊंगा, लेकिन आप एक बार इस कोड को चला के देखना। इससे क्या है, आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, नई नई चीजें जानने के आप इच्छुक बनेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आज की वीडियो को खत्म करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, आप सीख रहे होंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं कि आप इस भरोसे मत रहना कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। राजस्थान में जो बोर्ड एग्जाम कराता है RSSMB, उसने आईए का पिछली बार भी नोटिफिकेशन निकाला था और लिटरली बता रहा हूँ आपको, इतना कम टाइम मिला था अपन को स्टडी करने के लिए, बहुत कम टाइम मिला था। और सिलेबस इसका इतना बड़ा है, राजस्थान जी के भी है और कुछ एप्टीट्यूड का पार्ट भी है, उन चीजों को भी आप कवर नहीं कर पाओगे। जो लोग कंप्यूटर अनुदेशक में रह गए हैं वो लोग अभी से तैयारी को स्टार्ट कर दें, ये शीतलता वीतलता वाले लफड़े में ना पड़े।
क्योंकि मेरे को जहां तक इस बोर्ड का एक्सपीरियंस है, इस बोर्ड ने ना तो कोर्ट की सुनी है, ना स्टूडेंट की सुनी है, ना सरकार की सुनी है। इसका फर्स्ट डिसीजन ही इसका लास्ट डिसीजन होता है। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। तो आप मेरी बात मानो तो आज से ही स्टडी करना चालू कर दो। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैं सारा सिलेबस कराऊंगा, चाहे वो एफओसी हो, नंबर सिस्टम आपका साथ साथ चल ही रहा है, नेटवर्किंग भी कुछ दिनों में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। राजस्थान जी के भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर हो पाया पॉसिबल तो यहाँ पर स्टार्ट करवाया जाए। बेसिकली जो केस क्लासेस आपके लिए बनाया गया है वो आईटी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम है उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों को बताइए जो भी आईटी से रिलेटेड तैयारी कर रहा है कि आप केस क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको कहीं भी ऑफलाइन डिपॉजिट कराने की, फी डिपॉजिट कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। सी की बुक भी जल्दी आएगी आपके सामने, और बुक ऐसी आएगी जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।